कल कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच उस मुद्दे पर दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई शुरू करेगी, लेकिन बवाल बढ़ता देख उडुपी में धारा 144 लगा दी गई है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज पहले ही बंद हैं। इस बीच एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने एक रैली में कहा कि एक दिन एक हिजाबी महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इधर हिजाब विवाद देश भर में फैल रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिजाब पर रोक टोक करने से एक स्कूल में तोड़फोड़ हो गई। वहीं कर्नाटक के एक स्कूल में विरोध जताते हुए कुछ छात्रों ने क्लास के अंदर नमाज पढ़ी। तो हिजाब या यूनिफॉर्म जारी है घमासान, और इसी से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल कर्नाटक हाईकोर्ट में यह अहम सुनवाई होनी है। उडुपी में धारा 144 लगा दी गई है और हिजाब वाली बनेगी पीएम, ये बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। बंगाल तक ये बवाल पहुंच गया है। और एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराते हुए क्लास के अंदर कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी। अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर सभी दलों ने एक साथ हल्ला बोल दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इल्जाम लगा रही हैं कि ओवैसी यूपी चुनाव को हिजाब के बहाने सांप्रदायिक रंग देने की साजिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कचमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है प्रधानमंत्री बनने की इजाजत देता है, चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। ओवैसी जी, इस बात को याद रखिए। लेकिन भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं। इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन और ओवैसी, ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ऐसे मौके में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता अमन और चैन चाहती है, तब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा और एक सांप्रदायिक ताकतों को ताकत देने का काम करेगा। वहीं यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि ओवैसी मुस्लिम बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं। हिजाब पर आज देश में असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं उससे साफ साबित होता है कि बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं। जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर देश को आगे लेकर चल रहे हैं, बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं को बांटा जा रहा है, वहीं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यह हसरत उनकी पूरी होने वाली नहीं है। देश में यह अखंड भारत है। अब उनकी वो हसरत पूरी नहीं होगी जो उनके पूर्वजों ने कभी किया था, खंड खंड भारत करके। अब वो हसरत पूरी होने वाली नहीं है। यहां नफरत की राजनीति नहीं चलेगी।
हिजाब को लेकर बयानों की आंधी चल पड़ी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को हिंदू मुसलमान के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो जवाब छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने दिया। कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई है। अपने आप को कहते ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है, उसकी वजह से आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे समाज का ही नुकसान होना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिन्होंने शुरुआत की है उनको अंजाम का पता नहीं है। ये बेहद संवेदनशील मामला है, पारिवारिक सामाजिक मामला है। इसको बैठ कर हल करना चाहिए। हर चीज में आप न्यायालय जाएंगे, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इसी प्रकार से लड़ाइयां लड़ते रहेंगे? पार्टी में बगावत और नाराजगी से जूझ रही प्रियंका गांधी भी पंजाब में सत्ता वापसी के लिए जोर लगा रही हैं। आज फरीदकोट की चुनावी रैली में उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया। 5 सालों से हमारी यहां सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहां से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। चलिए अब रुक करते हैं पंजाब का, जहां प्रचार युद्ध में सारे दिग्गज कूद पड़े हैं। कोटकपुरा में प्रियंका ने सीएम योगी के भाई बहन में विवाद वाले बयान पर पलटवार किया। तो आज पंजाब में धुआंधार प्रचार जारी है। सभी दिग्गज आज पंजाब में रैलियों के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई बहन विवाद में आज प्रियंका गांधी ने मंच से जवाब भी दिया। और दूसरी तरफ योगी के आज प्रचार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से योगी लोगों के बीच पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं। उत्तराखंड के बाद आज से अमित शाह मिशन पंजाब में जुट गए हैं। लुधियाना की रैली में शाह ने पीएम के काफिले के सामने प्रदर्शन और 84 के दंगों जैसे मुद्दों के जरिए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आए उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को सुरक्षित रख सकता है क्या? जोर से बोलिए, रख सकता है क्या? अरे पंजाब में मेहमान आए और मेहमान भी नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जरा जोर से बोलिए, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित? चन्नी जी, आपको 1 सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर चलना। सिख दंगे आज भी कोई नहीं भूल सकता। मेरी आयु बहुत छोटी थी, मगर आज भी मैं जब याद करता हूं आंखें आंसुओं से भर जाती। इतने साल, चन्नी जरा हिसाब देना,
आपके समय में दंगे हुए थे और राजीव गांधी ने कहा था एक दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती है। जमीन नहीं हिली थी। कांग्रेस वालों, आपने पाप किया था दिल्ली के अंदर सिखों का हत्याकांड करके बहुत बड़ा पाप किया। और जब उनके हत्यारों को पकड़ने की बात हुई तब भी आपने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी बनाई और जो लोग भागते फिरते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंजाब में अवैध खनन के मामले पर नए सिरे से बवाल छिड़ गया है। रोपड़ के डिप्टी कमिश्नर ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपनी जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी है। चन्नी खुद को बेदाग बता रहे हैं तो विपक्ष इस जांच की हंसी उड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी वाले झूठ का पलंदा बनाउंदे, गल्लां दा कड़ा बनाउंदे, इन्हां च कोई सच्चाई नहीं हुंदी। ये दुनिया भर दे इल्जाम दूसरे दे लगा दिंदे, अगले दा चेहरा खराब करदे ते बाद दे विच माफी मंग लेंदे। केजरीवाल ने कोई एक बार माफी नहीं मंगी, गडकरी साहब तो मंगी सी ते फाइनांस मिनिस्टर जैतली साहब तो मंगी सी, अब मजीठीए तो मंग के हटिया। ये बिना मतलब दे झूठे बंदे हैं। इन्हां ने गवर्नर साहब नूं शिकायत करके देख ली, गवर्नर साहब ने इंक्वायरी करा ली। सच्चाई आखिर सच्चाई रहिंदी है ते सच्चाई नहीं नितरना है। 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे। उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली। कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 5 रैलियों का कार्यक्रम करने वाले हैं। एटा की रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज और दंगे भड़काने जैसे आरोप भी मढ़े। 2017 के पहले सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं के गुंडागिर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। क्या इससे पहले कभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल पाता था? ये बुलडोजर चलना चाहिए ना? कौन चलाएगा? मान्यता है कि जलेसर का घंटा जब देव मंदिरों में बजता है तो जो अपशकुन होता है वो अपने आप दूर भाग जाता है, और जो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे वे अपशकुन जलेसर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। और यही आह्वान करने के लिए आए हैं कि 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो किया है, भाइयों बहनों, ये हमारे लिए चुनाव जीतने का जुगाड़ भी नहीं था। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हर गरीब को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली झलकनी चाहिए। कोटकपुरा में प्रियंका ने सीएम योगी के भाई बहन में विवाद वाले बयान पर पलटवार किया। सुनिए। रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। सीबीआई जांच में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले का खुलासा हुआ है। एबीजी शिपयार्ड नाम की कंपनी ने देश के सारे बड़े बैंकों के साथ 22,000 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी की है। अलग अलग बैंकों से लिए कर्ज को कंपनी के काम में लगाने के बजाय इसके अधिकारियों ने निजी संपत्तियां खरीदी और रकम का बड़ा हिस्सा विदेश भेज दिया।
ये घोटाला 2012 से 2017 के बीच का है। स्टेट बैंक ने 2019 में सीबीआई को शिकायत दी थी, जिसकी छानबीन के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी को कंपनी के 8 अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एबीजी शिपयार्ड ने वैसे तो देश भर में कुल 28 बैंकों और संस्थाओं को चूना लगाया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले जो बैंक हैं वो हम आपको बताते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये वो 2 बैंक्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो 22,842 करोड़ का एबीजी घोटाला, किस बैंक को कितना नुकसान हुआ, कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, वो हम आपको दिखा रहे हैं इन ग्राफिक्स में। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला है और वो बोल रहे हैं कि बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड वो मोदी सरकार के बीच में हुआ। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, फ्रॉड के बारे में आप बता रहे थे, क्यों आप इसको सबसे बड़ा बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला अब सामने आया है। मोदी सरकार की अब फ्लैगशिप स्कीम है, बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए लूटो और भगाओ और जनता का पैसा खाओ, बैंकों को डुबवाओ। ये उनका तरीका बन गया है। ये एबीजी शिपयार्ड गुजरात बेस्ड, सूरत बेस्ड कंपनी है, जिसका 2017 में दिवालिये की घोषणा हुई। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये स्कैम है। 2019 में बैंकों ने उनके अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया, पर 5 साल तक सीबीआई, एसबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय लव लेटर लिखते रहे और लोगों का पैसा लुटता रहा। ये चोरी और सीनाजोरी दोनों नहीं तो क्या है? तो आप डायरेक्टली कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अगर ये है, अगर प्रोसेस है, तो मोदी सरकार को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा? मुझे आप बताइए, अगर इंडिया टुडे और आज तक में कोई व्यक्ति 1 लाख का भी गबन कर ले तो अगले दिन एफआईआर दर्ज होकर अंदर हो जाएगा। 5 साल तक लव लेटर नहीं लिखेंगी पुलिस एजेंसियां। यहाँ देश का 23,000 करोड़ रुपया खाया जा रहा था। पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सीधे सीधे। अगर ये मिली भगत नहीं तो क्या है?